हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट का 5th लेसन पढ़ रहे थे। वह लेसन उस दिन इनकम्प्लीट रह गया था, तो आज उसी लेसन को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लेसन का नाम था गोवा जैसा मैंने देखा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि लेखक विनय शर्मा अपने परिवार तथा अपने साधु और उनके परिवार के साथ गोवा घूमने जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वे एक रिसॉर्ट में आराम करके शाम को बेनालियम बीच पर घूमने जाते हैं। तब उस बीच पर उन्हें कई मनोरंजक दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसा कि बच्चों का रेत से घर बनाना और लहरों का उस घर को गिरा देना, पक्षियों और कुत्तों द्वारा मछलियों का शिकार करना तथा सूर्य का विदा लेना और चंद्रमा की चांदनी बीच पर बिखरना। इस प्रकार वो बहुत सारे मनोहारी दृश्य वहाँ पर देखते हैं। अब इसके आगे का लेसन हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम अपना लेसन शुरू करते हैं। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। लेखक गोवा की पहली शाम बेनालियम बीच पर बिताते हैं और अगले दिन वे गोवा बस से घूमने का प्लान बनाते हैं। लेखक यह बता रहे हैं कि गोवा में घूमने फिरने के लिए बाइक भी किराए पर मिलती है और घूमने का तो सही मज़ा बाइक पर ही आता है, लेकिन उनके साथ बच्चे होने के कारण उन्होंने बाइक न चुनकर बस से घूमने का इरादा बनाया। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। दो चार होने का मतलब होता है कि परेशानी में फंसना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो गोवा है वह जो भाग है वो समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर भोजन के रूप में ज़्यादातर सी फूड का यूज़ किया जाता है। सी फूड यानी जो भी समुद्र से मिलने वाली खाने की चीज़ें होती हैं उसका उपयोग वहाँ पर ज़्यादातर लोगों द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई गोवा घूमने जाने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन पसंद करता है या फिर शाकाहारी भोजन खाता है तो उसको वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसे वहाँ पर शाकाहारी भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से भोजन को लेकर उसे 2-4 दिन वहाँ पे परेशानी को झेलना पड़ता है। और अगर उसे कहीं पर भी शाकाहारी खाना मिल गया, मान लो कि उसकी पसंद का उसके स्वाद के अनुसार उनको वहाँ पर शाकाहारी भोजन मिल गया, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जिसकी वजह से जो पर्यटक है उनकी जेब ढीली हो जाती है, यानी पैसे खाने को लेकर बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। ऐसा यहाँ पर लेखक द्वारा बताया गया है। यह समस्या हमें पहले से ही पता थी और इसीलिए हम अपने रिसॉर्ट के स्वीट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। तो लेखक को इस परेशानी का पहले से ही अंदाज़ा था कि अगर वे शाकाहारी खाना खाते हैं और वे गोवा घूमने जा रहे हैं तो उन्हें खाने को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए वे जिस रिसॉर्ट में रुके थे वो वहीं पर ही अपना भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इस पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है,
लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। तो अगले दिन लेखक सपरिवार और अपने रिलेटिव के साथ मिलकर सबसे पहले अंजुना बीच पहुंचते हैं। लेखक ये बता रहे हैं कि वैसे तो जो गोवा है वहाँ पर छोटे या बड़े मिला के टोटल 40 बीच है, लेकिन उन 40 बीचों में से जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर लोगों को जाना ज़्यादा पसंद है, या फिर हर एक बीच की जो अपनी क्वालिटी होती है, तो उसके हिसाब से जो बीच ज़्यादा मशहूर है, इस प्रकार के वहाँ पर हमें 7 या 8 बीच देखने को मिलते हैं। और उनमें से ही एक है अंजुना बीच, जहाँ पर लेखक अपने परिवार के साथ गए हुए हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे नीला पानी वाला कहने का मतलब ये है कि वहाँ का जो पानी है वो बहुत ही साफ़ सुथरा, और इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा है कि जो ब्लू कलर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखो, अगर आप भी कभी बीच पर गए होंगे या फिर नदी पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस समय पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल चुका है हर जगह पे कि जो पानी है वो पूरा एकदम मटमैला सा दिखाई देता है, उसमें बहुत गंदगी दिखाई देती है। लेकिन अंजुना बीच पे ऐसा नहीं है, वहाँ का पानी बहुत ही साफ़ सुथरा और एकदम ही स्पष्ट ब्लू कलर में दिखाई देता है, और यह उसकी एक ख़ास विशेषता है। उसके साथ साथ उस बीच की एक ये भी विशेषता है कि उस बीच पर पत्थर फैले हुए हैं, और इन पत्थरों का और उस पानी का दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जिसकी वजह से अंजुना बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर किसी को भी अंजुना बीच पर फैले काले काले पत्थरों और नीले पानी की लहरों का सुंदर नज़ारा देखना हो तो वहाँ बीच की एक तरफ लंबी सी पहाड़ी है, जहाँ से उस सुंदर नज़ारे को आसानी से देखा जा सकता है। अगर हमें समुद्र तक जाना है तो उसी पहाड़ी से नीचे उतरकर हम समुद्र तक पहुँच सकते हैं। उस बीच पर बिछी काले काले पत्थरों पर समुद्र का नीला पानी हमेशा टकराते रहता है, और वो लहरें इतनी तेज़ी से पत्थरों से लगातार टकराती रहती हैं कि उन्होंने पत्थरों को काट काट कर उसमें छेद कर दिया है, जिसके कारण पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। पत्थरों के लगातार पानी के संपर्क में रहने के कारण उन पर काई भी जम गई है, और इस काई की वजह से वहाँ पर जो भी घूमने के लिए जाने वाले लोग रहते हैं, उन लोगों का पत्थरों से फिसल कर गिरने का जो डर है वो हमेशा बना रहता है। लेकिन कहते हैं कि संघर्ष में ही ज़िंदगी है, और असली मज़ा उसी संघर्ष के साथ आता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी लोग हैं वो इस बात से नहीं डरते हैं कि मतलब वो गिर जाएंगे या फिर उनको चोट लग जाएगी। उनको ये चीज़ पता है कि अगर उनको अंजुना बीच के सुंदर नज़ारों को देखना है और घूमने का मज़ा लेना है तो उन्हें उस पत्थर पर, पहाड़ी पर तो चढ़ना ही पड़ेगा, और इसीलिए वो इस संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अंजुना बीच पर घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, और इसीलिए वह अपने डर का सामना करते हैं और उन पत्थरों पर चढ़कर अंजुना बीच के नज़ारे का आनंद लेते हैं। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। लेखक ये कह रहे हैं कि उस बीच पर जो भी यंग गर्ल्स या बॉयज़ या फिर उनकी ग्रुप घूमने के लिए जाती है तो वो बेफिक्र होकर वहाँ पर घूमती रहती है, बेफिक्र होकर उस बीच का आनंद लेती है, वहाँ पर मौज मस्ती करती है। लेकिन जो भी फैमिली वहाँ पर घूमने गई रहती है, और ख़ास तौर पर वो फैमिली जिनके साथ बच्चे होते हैं, तो उन फैमिली का ध्यान बार बार अपने बच्चों की तरफ जाता है, और वो अपने बच्चों को हमेशा सलाह देते रहते हैं ताकि उनके बच्चे किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे, उनको कोई क्षति ना पहुँचे। तो इस तरीके से जो फैमिली है वो हमेशा चिंतित होती है अपने बच्चों को लेकर,
और वह थोड़ी देर के लिए भी अपने बच्चों से अपना ध्यान नहीं हटाती है। इस प्रकार का जो अनुमान है या फिर अंदाज़ा है वो लेखक ने वहाँ पर अनुभव किया है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। लेखक ये बता रहे हैं कि बेनालियम और अंजुना ये दोनों बीच है, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलता है। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, दोनों का अपना अपना सौंदर्य है और दोनों का अपना अपना जो माहौल है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों ही बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। तो अभी देखो लेखक ने जो बात नोटिस की कि बेनालियम और अंजुना दोनों भी बीच है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो वो अंतर किन किन मामलों में है वो लेखक यहाँ पर बताते हैं। पहला तो बेनालियम के बारे में वो ये कह रहे हैं कि जो बेनालियम बीच है वो रेतीला है और उथला हुआ है। रेतीला मतलब उस बीच पे रेती जो है वो हमें ज़्यादा मात्रा में फैली हुई दिखाई देती है, और उथला होने का मतलब होता है कि उस समुद्र की जो गहराई है वो काफ़ी कम है। तो ये दो चीज़ें हुई। उसके साथ साथ वो मछुआरों की पहली पसंद है। मतलब बेनालियम बीच जो है वहाँ पर हर सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, और उन मछलियों को बेचकर मछुआरों को पैसे मिलते हैं, और इसीलिए जो बेनालियम बीच है वो मछुआरों की पहली पसंद है। उसके साथ साथ लेखक यह भी बता रहे हैं कि जो भी मछलियाँ उस बीच पर पकड़ी जाती हैं तो वो लोकल मार्केट में ही पूरी तरीके से बिक जाती है। उनको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब वहाँ पे जो भी रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में मछलियों का सेवन करते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग रहते हैं जो मछलियों का सेवन करते हैं, जिसके कारण उस बीच से जो भी मछलियाँ मछुआरों द्वारा पकड़ी जाती है वो सभी की सभी बिक जाती है। उनका निर्यात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे लेखक जो बताते हैं अंजुना बीच के बारे में कि अंजुना बीच जो है वो भी बीच है, लेकिन वो कैसा बीच है, तो वो नीले पानी वाला बीच है। जैसे कि देखो हमने बोला कि दोनों की जो विशेषता है वो अलग अलग है। तो जो बेनालियम बीच था वो रेतीला था, लेकिन जो अंजुना बीच है वो नीले पानी वाला है, और जिसकी वजह से वो किसकी पहली पसंद है, तो वो बॉलीवुड की पहली पसंद है। मतलब ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग अंजुना बीच पर हुई है। इसीलिए अब देखो दोनों भी क्या है, व्यवसाय हो रहे हैं दोनों को। मतलब जो मछुआरे वहाँ पे मछली पकड़ते हैं बेनालियम बीच पे उनको भी पैसे मिलते हैं, और जो लोग यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे भी व्यवसाय हो रहा है। लेकिन दोनों का जो व्यवसाय है वो अलग अलग है, व्यवसाय की प्रकृति अलग अलग है। वहाँ पे मछली पकड़ी जा रही है तो यहाँ पर शूटिंग की जा रही है। वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं, इसके वजह से वो व्यवसाय का कारण हुआ है। और यहाँ पे जो समुद्र है वो बहुत ही साफ़ सुथरा, एकदम साफ़ नीले कलर का होने के कारण उसकी जो प्रकृति है वो इतनी सुंदर है कि उस बीच का यूज़ शूटिंग के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से लेखक ने दोनों भी बीचों के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में हमें बताया हुआ है। और लेखक ये कहते हैं कि अंजुना बीच घूमने के बाद वह पणजी शहर देखने के लिए जाते हैं, और बचा हुआ पूरा दिन वो पणजी शहर घूमने में लगाते हैं। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। लेखक
पहले तो अंजुना बीच घूमते हैं, उसके बाद वह पणजी शहर घूमते हैं और पणजी शहर में पूरा दिन बिताने के बाद शाम का जो समय है वह कलिंगवुड बीच पर पहुंचकर वहां पर बिताते हैं। लेखक बताते हैं कि जो कलिंगवुड नाम का बीच है वह रेतीला बीच है और गोवा का सबसे लंबा बीच है। मतलब उसकी जो लंबाई है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक फैली हुई है और गोवा की सबसे लंबी बीच कलिंगवुड बीच है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। तो जो कलिंगवुड बीच है वहाँ पर बहुत सारे लोग जो स्थानीय लोग हैं, मतलब वहाँ पर गोवा में या वहाँ के आसपास के एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो कलिंगवुड ज़्यादातर घूमने के लिए जाते हैं और इसीलिए वहाँ पे जो लोग हैं उनको व्यवसाय का अवसर मिलता है। जैसे कि देखो, हम भी अपने आसपास किसी बीच पर अगर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के दुकान लगे हुए रहते हैं, बच्चों को खिलौने की दुकान लगी हुई रहती है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें जो है, जहाँ पर जितना बड़ा बीच का एरिया होता है उसके हिसाब से वहाँ पर उतने ही ज़्यादा व्यवसाय के अवसर भी होते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जो कलिंगवुड नाम का बीच है वहाँ पे भी लोगों के लिए व्यवसाय के भरपूर अवसर थे, क्योंकि वहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा थी। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। कलिंगवुड बीच पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स यानी पानी में खेले जाने वाले खेल मौजूद है। यह खेल बहुत ही हैरत अंगेज मतलब इमेजिंग आश्चर्यजनक होता है। जैसे कि स्कूबा नाम का जो गेम है उसमें एक स्पेशल प्रकार का कपड़ा पहनाया जाता है और उस कपड़े को पहनकर आपको समुद्र की गहराई में जाने का मौका दिया जाता है और समुद्र की गहराई में जाने के बाद आप समुद्री दुनिया कैसी है उसका एक खूबसूरत नज़ारा देखने का आनंद ले सकते हैं। फिर रिंगो डाइगिंग, तो रिंगो डाइंग नाम का जो गेम है उसमें पर्यटक को यानी जो भी घूमने जाने वाले लोग हैं उनको एक गोलाकार ट्यूब पर बैठाया जाता है और तेज गति से चलने वाली नाव के साथ एक रस्सी बांध दी जाती है और उस रस्सी को जो ट्यूब पर बैठे लोग हैं उनको पकड़ा दिया जाता है। फिर है बनाना राइडिंग। इसमें जो भी पर्यटक होते हैं उनको केले के आकार वाले एक नाव पर बैठा दिया जाता है और तेज गति से पानी पर उनको क्या करना पड़ता है, ग्लाइडिंग करना पड़ता है। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे अनगिनत जो साहसी खेल है वो आपको गोवा में देखने के लिए तथा उनका आनंद लेने का मौका मिलता है। लेकिन ये जो खेल है वो देखने में बहुत ही खतरनाक होते हैं, पर अगर इनको खेला जाए तो उसमें बहुत ही आनंद मिलता है। वह गेम बहुत ही मज़ेदार होते हैं और जिसको जैसा गेम पसंद आए वो अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से उस खेल को खेल सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सी से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। लेखक कहते हैं कि उन्होंने भी बहुत सारे पानी में खेले जाने वाले खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा मज़ा पैराग्लाइडिंग में ही आया। ये जो पैराग्लाइडिंग नाम का स्पोर्ट्स होता है इसमें जो भी पर्यटक होते हैं उनको एक तेज़ स्पीड से चलने वाली नाव की हेल्प से आसमान में उड़ा दिया जाता है और वह रस्सी पे लटके हुए आसमान में अटके रहते हैं। तो इस प्रकार का ये जो गेम है इसमें पर्यटक को काफ़ी ऊंचाई से पूरा समुद्र देखने का मौका मिलता है और चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। तो इस स्थिति को जानकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो खेल है वह कितना विस्मयकारी यानी आश्चर्यजनक और भयावह मतलब डरावना है।
लेखक और उनकी पत्नी भी तेज हवा में रस्सियों से लटके हुए थे और उनके मन में भी इस खेल को खेलते हुए बहुत ही आनंद भी हो रहा था कि इतना आश्चर्यजनक गेम, रोमांचक गेम वो पहली बार खेल रहे थे। और उनके मन में डर भी था कि अगर कहीं गलती से भी रस्सी टूट गई तो समझो उनकी लाइफ गई। तो इस प्रकार का आश्चर्यजनक, डरावना, रोमांचक और अद्भुत गेम खेलने का मौका लेखक को गोवा में मिला। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। तो लेखक ये बता रहे हैं कि वो गोवा में 4-6 दिन घूमने के लिए रुके हुए थे, लेकिन उनका जो डेली रूटीन था वो एक जैसा ही था कि वो सुबह जल्दी जल्दी उठकर फटाफट नाश्ता करते थे और फिर पूरा दिन घूमते थे, और जब घूम फिर कर वो थक जाते थे तो शाम को रिसोर्ट में आकर वहाँ पर जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर वो तैरते थे। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछली देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। तो लेखक ये बता रहे हैं कि गोवा घूमने के दौरान वो कोलवा नाम का एक बीच था, वहाँ पर गए थे जहाँ पर उनको बोटिंग करने का भी बहुत ही अच्छा मौका मिला। उन्होंने बोटिंग का भी भरपूर आनंद उठाया और उसके साथ साथ उन्हें वहाँ पर डॉल्फिन नाम की जो मछली है उसे देखने का भी मौका मिला। जो डॉल्फिन मछली उन्होंने वहाँ पर देखी वह काफ़ी छोटी थी, लेकिन बच्चों को उस डॉल्फिन मछली को देखकर बहुत ही ज़्यादा आनंद मिला। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों की साफ सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। लेखक को गोवा घूमने के दौरान नवरात्रि तथा दशहरे का पर्व गोवा में मनाने का मौका मिला और उन्होंने यह चीज़ देखा कि जिस प्रकार से हम उत्तर भारत में हर एक घर में, हर एक गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना करके उनकी मूर्ति बिठा करके और लड़कियाँ गरबा का नृत्य करके नवरात्रि पर्व मनाती हैं, सेम उसी प्रकार से भी गोवा में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन भारत में कई हिस्सों में रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाया जाता है, जबकि गोवा में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। गोवा में लोग सुबह सुबह अपने वाहनों को साफ करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की पालकी निकाली जाती है जो मंदिर तक ले जाई जाती है। उसके साथ साथ एक विशेष प्रकार की जो परंपरा है वह गोवा में प्रचलित है। वह यह है कि एक स्पेशल पेड़ है जिसकी पत्तियों को तोड़कर एक दूसरे को बांटा जाता है और दशहरे की बधाई दी जाती है। इस प्रकार की जो परंपरा है वो हमें महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर उसे सोने का पत्ता कहा जाता है। तो ये सोने का पत्ता जो है उसको तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर दशहरे की बधाई देते हैं। तो इस प्रकार लेखक ने इस दौरान नोटिस किया कि भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों को मनाने के लिए अपनी अपनी अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं हैं। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में
कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अभी भी पकड़े हुए हैं। लेखक कहते हैं कि वे गोवा में सिर्फ 4-6 दिन ही रह पाए और इसीलिए इतने कम दिनों में वे गोवा को न तो पूरी तरह से देख पाए और ना ही पूरी तरीके से समझ पाए। लेकिन इस बात को उन्होंने ज़रूर समझा कि गोवा भले ही पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा है, लेकिन भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए है। कहने का मतलब यह है कि गोवा जो है उसको हम एक वेस्टर्न सिटी के रूप में जानते पहचानते हैं, जैसे कि उसके पहनावे के कारण, उनके रहन सहन के कारण। वहाँ पे जो ईसाई धर्म है उसका ज़्यादा प्रचार है, प्रसार है। इसकी वजह से वहाँ पे हमें बहुत सारे चर्च वगैरह देखने के लिए मिलते हैं इसके कारण। तो इन सारी चीज़ों को नोटिस करने के बाद हम गोवा को एक वेस्टर्न सिटी के रूप में जानते मानते हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी जो गोवा है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को अभी भी मानते हैं, उसे अभी भी अपनाते हैं। गोवा में घूमने जाने वाले जो लोग हैं वो भले ही खुद को गोवा में जाने के बाद कुछ दिनों के लिए वेस्टर्न रंग में रंग ले, मतलब वेस्टर्न रहन सहन पहनावे को अपना ले और फिर वहाँ से चले जाए, लेकिन गोवा के जो मूल निवासी हैं वे अपनी सांस्कृतिक परंपरा को अभी तक पकड़े हुए हैं। अपनी सांस्कृतिक परंपरा से वे अभी तक जुड़े हुए हैं और यह अपने आप में गोवा के लिए एक बहुत ही खास विशेषता है कि वह इतना वेस्टर्न कल्चर में होने के बावजूद अपनी संस्कृति को अभी तक भूले नहीं हैं, उससे जुड़े हुए हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से गोवा के समुद्री किनारों के बारे में, वहाँ की जीवन शैली के बारे में और वहाँ के त्योहारों के बारे में बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। थैंक यू।